कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग जो पढ़ेंगे उसको कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ये आपका अकाउंट्स का एक नया पार्ट है जो चालू हुआ है सेकंड सेमेस्टर में। कॉस्टिंग का मतलब होता है अगर कोई भी चीज आपका मटेरियल बनता है तो उसका एक कॉस्ट डिटरमाइंड होता है कि इसका क्या प्राइस है आफ्टर इंक्लूडिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हम लोग इसका प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम लोग इसका एक प्राइस निकालते हैं। वो प्राइस जो होता है जनरली कॉस्ट फैक्ट्री में रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड, तीन इंपॉर्टेंट जो खर्चे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनने में। उसमें पहला जो चीज है वो है मटेरियल लगता है, दूसरा लेबर लगता है और तीसरा ओवरहेड लगता है। ओवरहेड का मतलब खर्चा होता है। इन तीनों के ऊपर हमारे पास एक एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में, इसके अलावा भी अलग चैप्टर है, लेकिन इन तीनों के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स है। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीन पार्ट है जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने होंगे। मतलब किसी भी चीज को अगर आप बना रहे हो तो उसका प्रोडक्शन का एक कॉस्ट लगता है जिसको हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तीन चीज इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी बना रहे हो ना, कुछ भी बाजार से खरीद रहे हो ना, तो उसको ऐसे ही इसका रैंडमली उसका दाम डिसाइड नहीं हुआ है, उसमें क्या कॉस्टिंग लगा है या क्या वर्थ है उसमें, वो आपको कैलकुलेट करना होता है। तो यहां पर हम लोग किसी भी मटेरियल को बनाने, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में ये तीन इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब मटेरियल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। उसी तरह से लेबर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। और उसी तरह से ओवरहेड के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ओवरहेड और एक होता है इनडायरेक्ट ओवरहेड। ठीक है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं? जो रॉ मटेरियल हमारे पास है, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है। जैसे ये बुक्स है तो ये बुक्स को बनाने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल जो लगाना, वो आपका लगा ये पेपर और इंक, ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, जैसे इसको बाइंडिंग करने के लिए जो गम आता है वो, ठीक है, कवर वगैरह का, इसके बिना भी ये प्रोडक्ट था, लेकिन हम लोग इसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, जैसे ये पेन है, पेन अगर बाजार में मिलता है तो पेन के कवर में मिलता है, पेन आपको एक डब्बा में पैक करके मिलता है, तो वो डब्बा जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। उसी तरह से लेबर, लेबर का मतलब होता है वेजेस। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके बिना ये काम होगा ही नहीं, वो होता है हमारा डायरेक्ट वेजेस। और जो बाहर दरवान जी खड़े हैं, जो फैक्ट्री के बाहर दरवान जी खड़े हैं, इनडायरेक्टली वो प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली इससे इंगेज्ड हैं, तो उनका जो सैलरी हो गया उसको हम लोग इनडायरेक्ट वेजेस कहेंगे। डायरेक्ट वेजेस मतलब समझ गए? डायरेक्ट वेजेस मतलब जो बनाने के लिए लेबर काम कर रहा है, वो जो पैसा दिया जाता है उसको वेजेस हम लोग कह रहे हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है भाई आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली होता है, और जो नॉन प्रोडक्टिव जो काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, जो दरवान जी खड़े हैं, जो गेटकीपर है, या फिर ऑफिशियल वर्क जो कर रहा है, उसको जो पैसा दिया जाता है उसको इनडायरेक्ट वेजेस कहते हैं। उसी तरह से ओवरहेड है। ओवरहेड में फैक्ट्री का जो खर्चा होता है, जो फैक्ट्री में उसके बिना होगा ही नहीं, वो फैक्ट्री का जो खर्चा है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ओवरहेड होता है। उसके अलावा हम लोग बहुत सारा खर्चा होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट ओवरहेड होता है। मैंने आपको बताया ये तीनों के ऊपर आपके कॉस्टिंग में अलग अलग से चैप्टर्स है, जिस चैप्टर्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो फिर से मैं बोल रहा हूं मटेरियल चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लास्ट डे भी हम इसको स्टार्ट किए थे। आज इसको हम मटेरियल चैप्टर को क्या क्या अपने को पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं। मटेरियल में जो चैप्टर है इसका नाम है मटेरियल। इस चैप्टर के अंदर कई चैप्टर्स है, जैसे पहला नंबर टॉपिक अकाउंट्स हम लोग जानते थे, थोड़ा बहुत डेबिट क्रेडिट करने का आइडिया था, लेकिन यहां पर हमको डेबिट क्रेडिट करने का आइडिया ही नहीं है, क्योंकि यहां डेबिट क्रेडिट किया ही नहीं जाता है। यहां पर आपको फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, मैथ्स टाइप का है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको बनाना होगा, तभी जाकर आप समझ पाओगे। जो हमारा फैमिलियर चैप्टर था, बोरिंग था सेमेस्टर 1, आप बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग सब कुछ करके आए हुए हैं क्लास 11 से,
बीकॉम में, लेकिन अभी जो आपके चालू हो रहे हैं वो सब नए नए चैप्टर्स, नए नए सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 2 आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हम लोग इंगेज रहेंगे हमेशा, क्योंकि कोई भी चीज वैसा पुराना चीज नहीं है। हम लोग को सबको नया चीज पढ़ना है। आप मटेरियल के बारे में अगर पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। इसके ऊपर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसके ऊपर कम से कम 10-15 समय आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर एक कॉन्फिडेंट आएगा। इंटरनल एग्जाम रहेगा, उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है मैं ये पहले बताया हूं, शायद आप लोग वीडियो देखे होंगे या फिर अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ तो उसको इग्नोर कर दिए होगे। आज आप क्लास करने आए हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक बार फिर से बता रहे हो और इसके ऊपर जितने सम्स है अपने कॉपी में, बुक में, वो करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, अगर हम कोई भी चीज का प्रोडक्शन यूनिट खोल के रखे हैं, हमारा कोई भी चीज बनता है, कोई भी चीज हम बनाने के लिए प्रोडक्शन यूनिट खोल के रखे हैं, फैक्ट्री हम रखे हैं, तो हम रॉ मटेरियल किस क्वांटिटी में खरीदते हैं डिपेंड करता है हमारा पॉकेट मनी, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर हम कम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो थोड़ा थोड़ा माल लाके बनाएंगे, लेकिन उससे मेरा क्या नुकसान हो रहा है? आप जब बार बार मार्केट जा रहे हो, बार बार आ रहे हो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका बढ़ रहा है। कौन सा कॉस्ट बढ़ रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब आप सर्वे कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, प्रोडक्ट देख रहे हो बाजार में, तब जाकर आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि नहीं अब ये ठीक है तो आप ये मेरे को भेज दीजिए। अब आप कम जब ऑर्डर देते हो ना तो आपका कॉस्टिंग ऐसे ही ज्यादा हो जाता है। तभी तो होलसेलर का बात आता है। भैया होलसेलर आपको कभी भी 1-2 डजन तो देगा नहीं, तो पूरा पेटी पेटी देगा। तो जब आप एक एक करके, 2-2 करके या कम क्वांटिटी में खरीदोगे तो आपका परचेजिंग प्राइस बढ़ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। और आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप क्या करोगे? इफ यू हैव इनफ मनी, तब आप क्या करोगे? एक लॉट में खरीद लोगे। अच्छा, लॉट में खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिल गया। जब आप लॉट में खरीद कर अपने गोडाउन में या फैक्ट्री में रखे हो तो इससे आपका कौन सा कॉस्टिंग बढ़ रहा है? आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। कौन सा कॉस्ट बढ़ रहा है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कहने का मतलब क्या हो गया? होल्डिंग कॉस्ट। हमारा एक तो पैसा ब्लॉक हो गया, जब माल बिकेगा तब ना हमको मिलेगा, हमको सस्ता में मिला, हम खरीद के रख लिए। दूसरा चीज, हमारा रेंट का स्पेस बढ़ गया, हमको और जगह लेना पड़ेगा। तीसरा चीज है उसका रिस्क हमको बढ़ गया, उसको संभाल के रखना होगा। कुछ भी आंधी तूफान और आग वगैरह लग जाता है तो उसका रिस्क है, इंश्योरेंस करवाना होगा। तो अगर हम ज्यादा माल खरीद लेते हैं तो हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, और अगर हम कम माल खरीदते हैं तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे कौन सा क्वांटिटी हम लोग खरीदेंगे, जो खरीदेंगे तो हमारे लिए वो परचेजिंग प्राइस जो होगा ना वो इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल मतलब समझ रहे हो ना? इकोनॉमिकल का मतलब वो हमारे लिए वाजिब है, मतलब हमारा पॉकेट फ्रेंडली है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब मटेरियल किस क्वांटिटी में आप ऑर्डर दोगे जो आपके लिए इकोनॉमिकल होगा, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहेंगे। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला भी ऐसे बनता है, देखिए, 2 लोग आओ, छाता के नीचे बैठ के कोको कोला पियो, अंडर रूट 2AO और यहां पे C के ऊपर ढक्कन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप लिख दिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये फॉर्मूला होता है। मैथ में ये चीज आप देखे होंगे, अंडर रूट क्या है। अब यहां पर ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है आप साल भर में कितना का डिमांड करते हो, एनुअल डिमांड, या फिर कंजम्पशंस, या फिर यूसेज। लिखोगे ये वाला चीज। ए फॉर क्या होता है? एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल यूसेज। मतलब हम जो साल भर में बेच देते हैं, साल भर में हम जितना कंज्यूम करते हैं या साल भर में हम जितना यूज कर रहे हैं, वो हमारा एनुअल डिमांड है। याद रखिएगा, ए है इसका मतलब एनुअल है। अगर आपके क्वेश्चन में मंथली दिया है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, डेली दिया हुआ है तो 365 से मल्टीप्लाई कर देना है, वीकली दिया है तो 52 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आपको एनुअल डिमांड ही चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, मंथली दे देगा, क्वार्टरली दे देगा, तो आपको उसको ईयरली में कन्वर्ट करना है। दूसरा चीज, ए का तो मतलब पता चल गया। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर।
एक बार ऑर्डर देने का क्या खर्चा पड़ रहा है, वो हो जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और नीचे जो सी है, सी के ऊपर ये ढक्कन है, सी के ऊपर ये जो छोटा सा बिंदी है, इसका मतलब क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को एक साल तक अपने गोडाउन में या अपने फैक्ट्री में संभाल के रखने का क्या प्राइस लगता है, वो जनरली परसेंटेज में आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। समझ आया बात? तो ये तीन चीज हमको क्वेश्चन में से ढूंढना है और फिर ये फॉर्मूला में पुट कर देना है और हमको मिल जाएगा हमारा वो क्वांटिटी ऑर्डर देने वाला जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली है, हमारे लिए वो इकोनॉमिकल है। इसी चीज को हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको मटेरियल चैप्टर है, शुरुआत में थोड़ा थ्योरीज लिखा गया है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मटेरियल चैप्टर में हम लोग पहला क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं जो आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, फॉर्मूलाज भी यहां पे सब लिखा गया है। आप यहां पर 1998 पेज नंबर 7, 1998 में आइए, बीकॉम 1998 पेज नंबर 7 में आपको इसके बारे में डिटेल में एक क्वेश्चन आया है 1998 के पेपर में, उसको मैं करा रहा हूं आपके सामने। आप क्वेश्चन देख रहे होगा, सचिन लिमिटेड लिखा है, फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंजम्पशन है 300 यूनिट्स पर क्वार्टर। कंजम्पशन कितना है, 300 यूनिट पर क्वार्टर। कंजम्पशन मैंने बोला था, कंजम्पशन हो या डिमांड हो या यूसेज हो। कंजम्पशन का मतलब क्या हो जाता है, आपको सबसे पहले लिख लेना होगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे डेटा इवैल्यूएशन। सबसे पहले डेटा फाइंड कर लीजिए, इसमें लिखिएगा एनुअल कंजम्पशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मूला के अंदर ए लिखिए एनुअल कंजम्पशन। ठीक है, लिखो एनुअल कंजम्पशन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ए कहेंगे। आपके क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ देख लो, 300 यूनिट्स पर क्वार्टर है, तो साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे साल में एनुअल कंजम्पशन कितना हो गया, 1200 यूनिट्स। ये मिल गया आपको एनुअल कंजम्पशन ए। एनुअल कंजम्पशन के बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप देखिए यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, दिख रहा है, इसको हम लोग अपने फॉर्मूला में ओ बोलकर बुलाएंगे। कॉस्ट पर ऑर्डर 600 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 600। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर। इसके बाद देखिए लिखा हुआ ऑब्सोलेंसेस, और उसके बाद एक और परसेंटेज में लिखा हुआ है इंश्योरेंस ऑन इन्वेंट्री। ये जो दोनों परसेंटेज है ना, ये आपका कैरिंग कॉस्ट है। मैंने बोला था परसेंटेज में ही आपको कैरिंग कॉस्ट दिया रहेगा, पर यूनिट का निकाल कर दिया रहेगा। यहां पर आपको देखिए एक तो ऑब्सोलेंसेज है। ऑब्सोलेंसेज का मतलब हो गया कि हम सामान तो खरीद कर लेकर आ गए, लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, तो हमारा उस प्राइस का दाम, उस प्रोडक्ट का दाम कम हो जाएगा। 5G मोबाइल खरीदे थे, 6G आ गया, तो 5G का वैल्यू गिर गया कि नहीं गिर गया, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो उससे क्या हो गया, हमारा ये चीज, हमारा मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है, जिससे वो रिस्क रहता है कि भैया कल हमारा प्राइस अचानक इसका मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, तो हमारा प्राइस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आज हम जिस दाम में खरीदे उस दाम में नहीं रहेगा कल, तो उसका रिस्क है कितना है, 15%। और इंश्योरेंस करा के कितना रखा है, 25%। तो टोटल कितना परसेंट हुआ, वो आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना है। और कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर निकालते हैं, पर यूनिट के प्राइस पे, और इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे सी के ऊपर ढक्कन। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का प्राइस आपको दिख रहा होगा, पर यूनिट क्या प्राइस है, चेक करिए, 40 है, और वो दोनों परसेंटेज मिलाकर देखिए 40% हो रहा है।
एक परसेंट है 25% और एक परसेंटेज है 15%। इन दोनों को जोड़ के कितना परसेंट हो गया? 25% और 15%, दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 40%। तो ये रुपया आपका पर यूनिट का आ गया कितना रुपया? 16 रुपया। तो आपको डेटा मिल गया। अब आप निकालोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ, और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 2 लोग आओ छाता के नीचे बैठ के कोको कोला पियो। ठीक है, अंडर रूट। कैलकुलेटर लेंगे, ये छाता होता तोड़ना का नहीं है, यहाँ पे रूट वगैरह ये सब करना है। कैलकुलेटर लेंगे, पहले लिखेंगे क्या? 2, ए कितना निकाले थे हम लोग, और ओ कितना था, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था। अब ये टोटल कैलकुलेशन करके छाता हटा दीजिए, अंडर रूट हटा दीजिए, तो आपको पता चला 300 यूनिट्स निकलेगा। कितना यूनिट्स निकल रहा है? 300 यूनिट्स। कितना यूनिट्स निकला? मतलब एक बार में आप 300 रुपया करके मंगाए, 300 यूनिट करके मंगाएंगे ना, तो वो आपके लिए इकोनॉमिकल होगा। और इसी चीज को प्रूव करना है कि ये 300 करके आप मंगाएंगे ना, तो उसमें ना तो आपका ज्यादा कैरिंग कॉस्ट लगने वाला है और ना ही ज्यादा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट लगने वाला है। मटेरियल का प्राइस भी हमारा स्टेबल है। लेकिन ये चीज तब होता है ना जब सामने वाला मेरे को डिस्काउंट नहीं दे। अगर सामने वाला मेरे को डिस्काउंट देता है तो हम एक बार अपना ऑर्डर के क्वांटिटी को बढ़ा या घटाने का सोच सकते हैं, डिस्काउंट दे या न दे। तो अगर सामने वाला बोलता है कि चलिए आप एक बार में काम करिए ना, 300 की जगह पे 600 लीजिए, हम 2% डिस्काउंट दे देगा या 5% डिस्काउंट दे देगा, तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि एक भी यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका दाम कम से कम रखना, उसका दाम कम से कम कैलकुलेट होना, ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। आप किसी चीज को कम दाम में बनाते हो तो ही तो उस पर प्रॉफिट ऐड कर पाएंगे, नहीं तो हम मार्केट से कंपेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को एक बार कंसिडर कर लेना होता है कि सामने वाला अगर कोई डिस्काउंट देता है तो हम लोग उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसी में क्वेश्चन देखिए, पेज टर्न करिए, क्वेश्चन नंबर 2008 का ये सम है, पेज टर्न करिए 1998 का, सॉरी। और इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और बी नंबर में लिखा हुआ है देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक साल में आप कितना बार ऑर्डर दोगे अगर 300 करके मंगवाते हो तो? 1200 तो आपका एनुअल कंजम्पशन है ना। इसका फॉर्मूला हो जाता है ए डिवाइडेड बाई EOQ। ए डिवाइडेड बाई EOQ। एनुअल कंजम्पशन कितना अपना, और EOQ कितना आया? EOQ कितना आया? तो आप 4 साल भर में कितना बार ऑर्डर दे दोगे? 4 टाइम्स। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर सी क्वेश्चन है, ये बी नंबर था। हाँ, नंबर बी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा 10 नंबर का है। नंबर सी क्वेश्चन है गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, या टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। दो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में, दो लगातार ऑर्डर के बीच में कितना का गैप होता है, कितना का टाइम होता है? टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। आपका जो टाइम आया है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो कितना बार आया है? 4 बार आया नंबर ऑफ ऑर्डर्स।
जब भी ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 से कम रहे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 से कम रहे, तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला में ये यूज करते हैं, देख लीजिए, या तो हम 12 महीना लिखेंगे या तो हम 365 डेज लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि साल भर को आप 360 डेज लिखिए, तो हम 360 लिखेंगे, और या तो हम 52 वीक्स लिखेंगे। ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, घंटा नहीं पूछता है ना। तो ये 3 यूनिट में पूछता है गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। तो यहां पर हम लोग ये लिखेंगे, देखिए गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, तो हम लोग 12 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर देंगे। अब यहां पर हम 12 लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये गैप बिटवीन, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 रहेगा ना, तो हम लोग हमेशा मंथ में जवाब देंगे। 12 से कम रहेगा तो किस में जवाब देंगे? मंथ में। 12 से ज्यादा रहेगा तो किस में जवाब देंगे? डेज में या वीक में। अभी हम लोग किस में जवाब देंगे? तो 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है? तो एक ऑर्डर के बीच में, 2 ऑर्डर के बीच में कम से कम कितना महीना का गैप चाहिए? 3 महीना का गैप चाहिए। दिस इज द गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। 2 लगातार ऑर्डर के बीच में ये गैप होना चाहिए। क्लियर है ये तीनों चीजें? दोनों आराम से निकल जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, देखिए, एक सप्लायर आपको ऑफर देता है 2% डिस्काउंट पर 600 यूनिट का परचेज करने पर। इसका आगे क्वेश्चन में लिखा नहीं गया, मैं लिख देता हूं। एक सप्लायर कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 2%। अगर आप 600 एक बार में खरीदते हो ना, तो आपको 2% का डिस्काउंट दे रहा है एक सप्लायर। अब इसके आगे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, शुड बी ऑर्डर एक्सेप्टेड। कैसे बता दिए डायरेक्टली? बिना सोचे समझे तो नहीं बता सकते ना, हम कॉस्ट के हिसाब से बताएंगे। अगर हमको 2% का डिस्काउंट होगा तो डिपेंड करता है कि हमारा टोटल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, वो 1 रुपया भी अगर ज्यादा हो रहा है डिस्काउंट में, तो हम डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1 रुपया भी ज्यादा हो जाए हमारे प्रेजेंट पॉलिसी से तो अभी हम लोग यहां तक समझ गए। तो अभी हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है 600 यूनिट खरीदने पर, मतलब वो बोला कि आप ये चेंज करिए। क्या चेंज करिए? ऑर्डर साइज चेंज करिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे 2% का। कितना परसेंट का? 2% का। तो अभी हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट, दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, हमारा प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से और ऑफर के हिसाब से। प्रेजेंट पॉलिसी क्या है? प्रेजेंटली हम क्या करते हैं? ईओक्यू के हिसाब से मंगा रहे हैं। कितना यूनिट? 300 यूनिट मंगा रहे हैं प्रेजेंटली। हम 300 करके ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं प्रेजेंटली? लेकिन हमारा ऑफर क्या कह रहा है? ऑफर कह रहा है कि आप एक बार में 600 ऑर्डर दीजिए, तब आपको डिस्काउंट देंगे। भाई हम 300 करके मंगवाए, या 600 करके मंगवाए, या 1200 करके एक बार में मंगवा ले। मंगवाना तो हमको साल भर में 1200 ही है ना। एनुअल कंजम्पशन तो आपका फिक्स है ना यहाँ पर। एनुअल कंजम्पशन कितना है? तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट। साल भर में हमको कितना मटेरियल चाहिए, इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। ए मतलब एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर यूनिट। अभी देखिए, आपको साल भर में कितने यूनिट चाहिए? 1200 ना। और एक यूनिट का क्या प्राइस है? 40। तो 1200 इंटू 40, प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से हमको पूरा 48,000 रुपया साल भर में देना पड़ता है मटेरियल का। 48,000 देना पड़ रहा है कि नहीं? 1200 यूनिट चाहिए और 40 करके आपको मंगवाना है। इसमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है प्रेजेंट पॉलिसी में।
लेकिन यही चीज अगर हम 600 करके मंगवाते हैं तो भी तो हम साल भर में 1200 ही मंगवाएंगे ना। 600 करके मंगवा रहे हैं हम एक बार में, तो साल भर में हम कितना बार मंगवाएंगे? 1200 ही मंगवाएंगे टोटल। तो 1200 इंटू 40 और कितना % का डिस्काउंट मिल रहा है? तो हमको 98% का पेमेंट करना होगा। पहले समझ जाइएगा। अगर हम साल भर में 1200 करके मंगवा रहे हैं, यूनिट 1200 क्या है? यूनिट है। तो 1200 इंटू 40 हमको साल भर में उतना ही मंगवाना होगा, चाहे आप 600 करके मंगवाओ या 300 करके मंगवाओ या 100 करके मंगवाओ या 150 करके मंगवाओ, आपको तो चाहिए पूरा एनुअली। तो एनुअली हमको कितना चाहिए? 1200, 40 रुपया पर हेड। और ऑफर में आपको कितना मिल रहा है? 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमको क्या पेमेंट करना पड़ेगा? व्हाट अमाउंट शुड बी पेड? क्या अमाउंट हमको पेड करना होगा? 98%। कितना पेड करना होगा? आप काम करो ना, 1200 इंटू 40 माइनस 2% कर लो, वही आएगा ना 47। तो अगर हम डिस्काउंट वाले में जा रहे हैं तो हमारा थोड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन खाली यही नहीं सोचना है ना, आपको सोचना है कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब हमारा फॉर्मूला अगर इसका देखा जाए तो ए डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज इंटू ओ होगा। ए डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज इंटू ओ। एनुअल डिमांड कितना है बताइए? प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से हमारा ऑर्डर साइज कितना है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? एक ऑर्डर देने का क्या प्राइस है? 600। एक ऑर्डर देने का क्या प्राइस है? तो प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से हमारा कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है? 2400 पूरे साल भर में ऑर्डर देने का खर्चा हो जाता है। साल भर में ऑर्डर देने का कितना खर्चा हो जाता है? 2400। अच्छा, अगर हम 600 करके मंगवाते हैं एक बार में, जो ऑफर है, ऑफर क्या कह रहा है? 600, तो हमारा कितना खर्चा हो रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट? क्या बात कर रहा है? 1200 खर्चा होगा ना भाई। ज्यादा माल मंगवाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा ना, ज्यादा माल मंगवाएंगे तो कम बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो हमारा खर्चा कितना हुआ? यहां पे तुमको राहत मिल गया, ये भी जीत गया, ये दोनों चीज जीत रहा है। देखो ये भी जीत गया, हमारा प्राइस कम देना पड़ रहा है और हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम लग रहा है अगर हम 600 करके मंगवाते हैं तो। अब तीसरा कंसीडर करते हैं। तीसरा क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हाफ इंटू ऑर्डर साइज इंटू कैरिंग कॉस्ट, सी के ऊपर ढक्कन। हाफ ऑर्डर साइज पहला वाला का क्या है? 300 है और प्राइस पर यूनिट कितना है? 40 है ना। 40 का 40% कितना हो जाएगा? 40% मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 40% था ना, कैलकुलेट किए थे हम लोग। 15% और 25% दोनों को जोड़ के 40% था ना, 16 का। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू 300 बाई 2। पहला वाले में 2400 लगा, कितना लगा? और दूसरे वाले में कितना लगेगा देख लो। हाफ इंटू ऑर्डर साइज कितना है? 600 है। प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा? 39.20। 2% का डिस्काउंट मतलब कितना? 40 रुपया का एक माल था ना, एक यूनिट कितना का था? 40 का था। तो 40 का 2% घटा देंगे तो प्राइस पर यूनिट कितना हो गया?
उसी पर लगेगा ना कैरिंग कॉस्ट। प्राइस पर यूनिट कितना हो गया 39.2 इंटू कितना परसेंट 40%। अभी करिए कैलकुलेशन। कितना लगा 4704। अभी पाकिस्तान हार गया, लास्ट वाला डिसाइडर निकला। हमारा कॉस्ट कितना बढ़ जा रहा है, उसको हम साल भर होल्ड करके रखने का कॉस्ट मेरा कितना हो जा रहा है 4704। इस समय हम अब टोटल कॉस्ट करेंगे। मटेरियल का प्राइस कितना लग रहा था, कैरिंग कॉस्ट कितना लग रहा था, और ये कितना लग रहा था। तो टोटल हमारा कितना खर्चा हो रहा था हमारे प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से, तीनों को जोड़ो 48,000 प्लस 4800 4800 52,800। अब इसका खर्चा देखो 47,040 प्लस 1200 प्लस 4704 कितना आ गया, वेरी गुड 52,944। अब आप देख पा रहे हो कि हम प्रेजेंटली जिस स्टेज से मंगवा रहे थे हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो रहा था 52,800, लेकिन अगर हम ऑफर एक्सेप्ट कर दे रहे तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना से बढ़ जा रहा है 144 रुपया से। ठीक है, तो शुड वी एक्सेप्ट द ऑर्डर, क्या हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करने हैं, नहीं, बिकॉज अगर हम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारा कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग को फाइनली एक कंक्लूजन देना पड़ेगा, लिखेंगे हेंस टोटल कॉस्ट of material is exceeding by rupees 144 at offer, so we reject the offer, we should रिजेक्ट द ऑर्डर ऑफर। हमें ऑफर को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। नहीं, और थोड़ा डिस्काउंट दो तब बात करेंगे। हमको ऑफर को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमको ये बोलना चाहिए कि भैया और थोड़ा डिस्काउंट बढ़ाइए, 2% से कुछ नहीं होने वाला, हम 300 को 600 में नहीं तब्दील करेंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, 600 को अगर 5% का डिस्काउंट दोगे तो देखोगे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट उसमें 5% का डिस्काउंट में आपका कैरिंग कॉस्ट आप चेक कर लोगे, तो दोनों का पॉलिसी आप चेक कर लोगे। अगर आपका ये प्राइस किसी भी तरह से कम हो रहा है ना, तभी आपका टोटल कॉस्ट कम होगा और ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, ये क्वेश्चन है ईओक्यू के ऊपर।